सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हमारा जो हिंदी का व्याकरण कक्षा है, छठी कक्षा का, उसका तीसरा अंश करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आने से पहले अंश और द्वितीय अंश के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले अंश में हमने क्या किया था? पहले अंश में हमने हिंदी भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कौशल और उनके जानने की आवश्यकता को पढ़ा था। दूसरे में हमने क्या पढ़ा था? दूसरे में हमने मातृभाषा किसे कहते हैं ये जाना था। उसके बाद राजभाषा किसे कहते हैं इसे जाना था, और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं इसे जाना था। ठीक है, इसके अलावा हमने विश्व हिंदी दिवस और भारत में जो हिंदी दिवस है उसके बारे में भी जाना था। ठीक है, आज हम लोग इस पाठ का समापन करेंगे। इससे पहले हम लोग मतलब जो भी पढ़े हैं, यदि आपको वो ठीक से समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। तो आज सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है लिपि। लिपि क्या है? अब आप देखिए कि हम जब भाषा को आपको लिख कर के देते हैं, लिखित भाषा देते हैं, तो ये लिखने की प्रक्रिया जो है ये कुछ चिन्हों के माध्यम से चलती है। इन कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या है? ये भाषा को हम तक पहुंचाने का ज़रिया है। तो ऐसे सार्थक चिन्ह जिनके ज़रिए भाषा को हम अपने तक ग्रहण कर पाते हैं, वो लिपि कहलाते हैं। मनुष्य ने जब भाषा का विकास करना आरंभ किया था, तब ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आवश्यकता उसको महसूस हुई कि भाषा वो बोल तो रहे थे जोड़ तोड़ के कुछ भी, लेकिन उनको लगा कि आज एक तरह से हमने सपोज़ कि आग है, तो आज आपने आग को कुछ बोला, कल किसी और ने आग को कुछ और बोला, तो उनको समझने में दिक्कत होती थी, कन्फ्यूजन क्रिएट होता था कि कैसे हम लोग जो है इस तरह से समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ के लिए क्या है। तो हर एक चीज़ के लिए एक चीज़ को निश्चित करने की आवश्यकता होने लगी। तो यही आवश्यकता ही बाद में चलकर ध्वनियों के निश्चित चिन्ह के रूप में आई, जिसे ही लिपि कहा जाता है। तो किसी भी भाषा की जो उच्चारित ध्वनियाँ हैं, उनको लिखने का जो सिस्टम है, उसको लिखने की जो विधि है, वह लिपि कहलाती है। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ठीक है, मुख से जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसी को एक रिटन फॉर्मेट में मानकीकरण करके रख दिया गया है, और हर बार हम जानते हैं अ मतलब अ को ऐसे ही लिखते हैं, आ मतलब आ को ऐसे ही लिखते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हिंदी भाषा का अ वैसा ही लिखेंगे जैसा कि इधर कोई लिख रहा है, वैसा ही भाषा के उस किसी और प्रांत में, किसी और देश में बैठ के भी वो वैसे ही लिखेगा। तो ये मानकीकरण करने के बाद लिपि जो है तैयार हुई, और उच्चारित भाषा को, ध्वनियों को लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, तो क्या है कि किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि। आप जानते हो, आप हिंदी जिस भाषा को लिखते हैं, ये हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। और एक मज़े की बात यह है कि इस देवनागरी लिपि के माध्यम से हम लोग संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा को भी लिखते हैं। ठीक है, आप लोग आप लोगों को मैंने अभी बताया कि पंजाबी के बारे में। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी है। अंग्रेज़ी की लिपि कौन सी है? रोमन है। इस प्रकार से विभिन्न भाषाओं के लिए विभिन्न लिपियाँ मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद इस पाठ का आखिरी प्रकरण क्या है? व्याकरण।
आपको जो मैंने पाठ आज पढ़ाया है ये किसका पाठ है? व्याकरण का पाठ है। तो ये व्याकरण क्या है, इसका क्या कार्य है, क्यों हमको व्याकरण जानना पड़ता है, क्यों हमको व्याकरण की पुस्तक पढ़नी पड़ती है? व्याकरण की पुस्तक हमको पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यदि मैंने कहा कि वह लड़की आ रहा है और वह लड़का जा रही है, तो आप मुझे बोलेंगे मैडम आप गलत बोल रही हैं, लड़की आ रही है, लड़का जा रहा है होगा। तो ये आप क्यों बोलोगे मुझे? आपने कहाँ से सीखा कि ये सही है और ये गलत है? ये आपने व्याकरण से सीखा। तो इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान हमें होता है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है जो हमको भाषा को शुद्ध रूप से उसके करेक्ट फॉर्म में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। ठीक है, ये व्याकरण है। व्याकरण के बिना हम नहीं जान पाते हैं कि कौन सी भाषा का कौन सा रूप उसका शुद्ध रूप है या उसका मानक रूप है, और उसी का प्रयोग करना सही है और बाकी सारे रूप गलत है। ये हमको कौन सिखाता है? व्याकरण की पुस्तक। तो व्याकरण ऐसा ही एक शास्त्र है। अब व्याकरण के कुछ भाग हैं, हम कुछ भाग में व्याकरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो है वर्ण विचार, उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है शब्द विचार, उसके बाद हम पढ़ते हैं पद विचार, उसके बाद हम पढ़ते हैं वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ये चार क्या हैं? ये व्याकरण के आधार हैं, जो इस आधार पर हम व्याकरण को भाग करते हैं। ये व्याकरण के अंग हैं। इन्हीं भागों में बांटकर हम व्याकरण को पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बच्चों को जब हिंदी शिक्षा शुरू करते हैं, हिंदी भाषा की शिक्षा, तो हम उनको वर्णमाला सिखाते हैं, ध्वनियाँ सिखाते हैं, और ध्वनियों को हम लोग उनको बोलना लिखना सिखाते हैं। तो ये ध्वनि क्या है? ये वर्ण है। तो ये सबसे पहले हम लोग जिस प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं भाषा को, वो है वर्ण। तो सबसे पहला क्या है? वर्ण विचार। वर्ण विचार के बाद हम वर्णों को जोड़ करके हम बच्चों को शब्द बनाना सिखाते हैं। जैसे आपने बच्चों को सिखाया ये है आ, ये है म, तो उनको जोड़ करके आपने बनाया क्या? आम। तो ये आम क्या हुआ? शब्द हुआ। अब इस आम को मैंने ऐसे बोला कि मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। तो इस आम को या खाया को अलग अलग करके यदि एक वाक्य से हम निकाल लें, तो ये वाक्य के में प्रयुक्त जो शब्द हैं, वाक्य में प्रयोग किए गए जो शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। तो ये क्या है? पद है। तो इन पदों को हम अलग करके जब पढ़ते हैं तो ये पद विचार कहलाते हैं। जब हम पदों को अलग करके पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सा इसमें संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है। ये इस प्रकार की जो विचार है, इस प्रकार की जो मतलब इस प्रकार से हम लोग जो विचार करते हैं उसको क्या कहते हैं? पद विचार कहते हैं। और आखिर में हम लोग क्या करते हैं? पूरे सेंटेंस को, मैंने आम खाया, इस पूरे सेंटेंस के बारे में जब हम जानते हैं तब वो क्या कहलाता है? वाक्य विचार कहलाता है। कि वो कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है कि इसमें विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया गया है, या फिर इस वाक्य में हम मतलब के माध्यम से हम क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब जो भी इन सब चीज़ों को लेकर जो एनालिसिस होता है, ये है वाक्य विचार। तो आपके बुक में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। क्या बताया गया है कि जिस प्रकार दिनों के मेल से सप्ताह, सप्ताहों के मेल से महीने, महीनों के मेल से वर्ष बनता है, उसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य, और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया है। इस कक्षा के अगले प्रकरण में हम क्या करेंगे कि आज हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है भाषा विचार, यही ख़त्म होता है।
हम इसके एक्सरसाइजेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको उसी के असाइनमेंट्स देंगे।